नमस्कार। मैं सुमन श्रीवास्तव आर.के. मेट्रो कॉलेज झांसी की प्रधानाचार्य हूँ। आज मैं उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र के अंतर्गत पाठ 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का संतुलन पर चर्चा करेंगे। बच्चों, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, यानी किसी भी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में या पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्म का सिद्धांत क्या होता है, फर्म कैसे निर्णय लेता है। अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फर्म उत्पादन के माध्यम से क्या निर्णय लेगा कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वास्तव में ये बाजार से संबंधित है। यद्यपि इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, लेकिन पुनरावृत्ति के रूप में संक्षेप में हम आपको बताते हैं कि बाजार किसे कहते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि बाजार से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री एवं खरीद के लिए क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच का संपर्क सुविधाजनक हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि बाजार केवल एक स्थान नहीं है, एक क्षेत्र नहीं है। बाजार एक व्यवस्था है जहां पर एक से अधिक व्यक्ति क्रय विक्रय कर लेते हैं, विनिमय करते हैं। इस तरह की जहां व्यवस्था पाई जाती है, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि जब हम बाहर निकलते हैं तो वहां सजी हुई दुकानें हमें दिखाई देती हैं जो हमको एक बाजार का रूप लगती हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हम घर बैठे भी क्रय विक्रय करते हैं, जैसे ऑनलाइन के माध्यम से। स्नैपडील हो गया, अमेजॉन हो गया, इत्यादि चीजें हो गई जिसके माध्यम से हम खरीद करते हैं, विनिमय करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को ही बाजार कहते हैं। अब संक्षेप में ये भी बताना जरूरी है कि मुख्य रूप से बाजार दो प्रकार के होते हैं। पहला पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसको अंग्रेजी में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट भी कहते हैं। दूसरा अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार या अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। बच्चों, एक मुख्य बात हम आपको बता दें कि यहाँ हमने जैसे लिखा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, इसी को ही पूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी कहते हैं। आप लोग इंटर के पेपर में इंग्लिश वर्जन जरूर देखिएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट के क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड की परीक्षा में इंग्लिश वर्जन भी आता है। अगर आपको यहाँ भ्रम पैदा हो, संदेह पैदा हो, तो आप उसका इंग्लिश वर्जन देखिए। ये एक ही रूप में लिखा होगा, यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो आप समझ जाइएगा कि यही पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है और यही पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार है। तो आज हम, जैसा कि हमारा आज विषय है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का संतुलन। तो सबसे पहले हम जानेंगे, जैसा कि हमारे यहाँ शिक्षक बता रहा है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति। तो ये जो बाजार है बच्चों, आपको हम बता दें कि प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है, जहां एक से अधिक व्यक्ति खड़े हों। तो इसी से स्पष्ट हो रहा है कि जहां संख्या ज्यादा हो, व्यक्तियों की संख्या ज्यादा हो। अब चूंकि बाजार की बात हो रही है, यानी क्रेता और विक्रेता दोनों की संख्या जहां ज्यादा हो, जहां पूरी तरह से इन क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच में प्रतिस्पर्धा हो, ऐसे बाजार की स्थिति की व्याख्या आज हम लोग करेंगे कि ऐसा बाजार क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में या पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में अत्यधिक संख्या क्रेताओं और विक्रेताओं का होना निश्चित होता है। तो ऐसा बाजार हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि यही पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है। तो इसके लिए हमें निम्न विशेषताओं पर जाना है। पहले देखिए बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की जो मुख्य अनिवार्यता है कि इस बाजार के ये मुख्य लक्षण होने ही चाहिए। नंबर 1, समरूप वस्तु।
समरूप बने एक समान वस्तु, एक तरह की वस्तु। नंबर 1 क्या है? समरूप वस्तु। जितने भी बाजार में वस्तुएं मिले या जो भी वस्तु को बेचता है उस वो एक तरह का समान हो। दूसरा, समान कीमत, यानी उनकी प्राइस एक हो। यदि 10 रुपए का सामान मिल रहा है तो सारा विक्रेता 10 रुपए का ही बेचेगा, तो कीमत समान हो। तीसरा, अनेक क्रेता विक्रेता, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, चूंकि ये प्रतियोगिता बाजार है इसलिए अनेक संख्या में क्रेता और विक्रेता खरीदने वाले और बेचने वाले होते हैं। और इसकी चौथी विशेषता क्या है? जो उद्योग द्वारा कीमत का निर्धारण, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको आपको याद रखना होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी फर्म कीमत का निर्धारण नहीं करती है, पहले से ही कीमत निर्धारित होता है और उद्योग इस कीमत का निर्धारण पहले से ही कर सकता है, जिसको कि फर्म को स्वीकार करना पड़ता है। फिर से एक बार हम इसको दोहरा दें। समरूप वस्तुएं यानी एक रंग की होंगी, एक तरह की होंगी, एक आकार की होंगी। तो जितने भी समानता है सारी वस्तुओं में, यानी जितने भी विक्रेता उस वस्तु को बेच रहे हैं एक जैसा होगा। दूसरा, समान कीमत, यानी एक ही कीमत पर यदि एक दुकानदार 10 रुपए में बेच रहा है या एक दुकानदार 100 रुपए में बेच रहा है तो अगला भी 10 या 100 रुपए में ही बेचेगा। न हम कीमत को बढ़ा सकते हैं और न कीमत को घटा सकते हैं। अनेक क्रेता विक्रेता यानी खरीदने और बेचने वालों की संख्या अत्यधिक होगी। उद्योग द्वारा कीमत का निर्धारण, इसका तात्पर्य है कि फर्म कोई भी कीमत का निर्धारण नहीं करती है, बल्कि उद्योग पहले से ही उस वस्तु की कीमत का निर्धारण कर चुका है जिसको केवल फर्में स्वीकार करती है। तो इसी को अगर हम विशेषताओं के रूप में क्रमबद्ध देखें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे पहला, क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या, ये स्पष्ट है। दूसरा, समरूप वस्तु का उत्पादन, फिर से हम बता दें कि इसमें जितनी भी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, जो भी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका रूप, रंग, आकार सब एक समान होता है। तीसरी, वस्तु की समान कीमत, जैसा कि हमने आपको यहाँ बताया था कि वस्तु की प्राइस निश्चित होती है। उसके बाद बाजार की पूर्ण जानकारी, और ये जो कीमत पहले से निर्धारित होती है इसकी जानकारी, इस बाजार की जानकारी क्रेता और विक्रेता सबको होती है। पहले से ही क्रेता और विक्रेता को ये पता होता है कि इस वस्तु की कीमत क्या होगी। उसी के क्रम के आगे फर्मों का प्रवेश एवं परिवहन स्वतंत्र है। ये एक ऐसा बाजार है बच्चों कि जिसमें फर्में आ भी सकती हैं और फर्में निकल भी सकती हैं। सामान्यतः ये देखा जाता है जब लाभ की स्थिति में होते हैं तो बाहर से फर्में और आने लगती हैं, क्योंकि इसमें कोई बंधन नहीं होता आने जाने का। ठीक इसी प्रकार जब हानि की अवस्था उत्पन्न होती है तो फर्में बाहर निकलने लगती हैं और ऐसा करने में उन्हें कोई रोक टोक नहीं होती, वह स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकती है। फर्मों के साथ साथ उत्पादन के साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। आपको पता है जब भी कोई उत्पादन उत्पादित किया जाता है उसमें उसके साधन जैसे श्रम, भूमि, पूंजी, साहस इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में ये साधन कहीं भी ले जा सकते हैं, क्योंकि इतना घना होता है, अपने पास पास होते हैं कि साधन कहीं भी इधर उधर ले जाए जा सकते हैं और उनसे वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। फर्म की कीमत स्वीकारक और उद्योग कीमत निर्धारक, जैसा कि हमने आपके इस चौथे पॉइंट में बताया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण जानकारी है। इसको याद भी रखना है आपको कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म कीमत का स्वीकारक होता है। आपको पता है उद्योग के अंतर्गत अनेक ऐसे फर्म होते हैं जो इसके अंश रूप में काम करते हैं, यानी अनेक फर्म एक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। जो फर्में अपना अपना कार्य करती हैं, अपने उत्पादन के हिसाब से लाभ और हानि की अवस्था को प्राप्त होती है। तो जैसे फर्म केवल कीमत को सुनता है, उसको फॉलो करता है, और जबकि उद्योग कीमत को पहले से निश्चित कर देता है। अब इसको निश्चित कैसे करता है वो अलग बात है, हम अभी आगे आपको बताएंगे कि वो कीमत कहाँ पर निर्धारित करता है, किस संतुलन पे निर्धारित करता है। लेकिन फर्म केवल उसका काम ये है कि जो भी उद्योग ने वस्तु की कीमत का निर्धारण कर दिया है बस उसी कीमत में वो वस्तुओं को बेचता है, क्रेता को उसी कीमत पे खरीदना
इसलिए क्रेता बिल्कुल स्वतंत्र होता है, चाहे इस दुकान से खरीद ले चाहे दुकान से खरीद ले, क्योंकि इसमें सारी चीजें वस्तुएं समान रूप की होती है, एक ही कीमत पे होता है। तो दूसरा फर्म कीमत को बढ़ा भी नहीं सकता, क्योंकि अगर बढ़ाएगा तो अपने ग्राहक को वो खो देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कीमत को न घटाता है फर्म और न बढ़ाता है, ताकि उसके ग्राहक भी बने रहे और उसकी वस्तु बिक भी जाए, वो हानि की अवस्था को प्राप्त ना हो। उसके बाद फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। इसको जरा आप लोग गंभीरता से समझें बच्चों। फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। कहने का मतलब है, ये देखिए फर्म है और ये है उद्योग। उद्योग ने ई बिंदु पर कोई प्राइस यानी किसी वस्तु की कीमत को निर्धारित कर दिया है। अब ये जो फर्म है ये इसी प्राइस पर, जिस ई बिंदु पर अगर किसी वस्तु की कीमत निर्धारित है तो फर्म उसी कीमत पर वस्तु को बेचेगा। इसीलिए ए आर बराबर एम आर, यानी क्योंकि कीमत पहले से निर्धारित होती है तो ए आर बराबर एम आर का क्या मतलब होता है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। औसत आगम और सीमांत आगम एक ही समानांतर रेखा पर होता है, यानी उत्पादन को हमने यहाँ दिखाया और इसी को ही बच्चों मांग वक्र भी कहते हैं। यानी प्राइस फिक्स है, चाहे इतना उत्पादन बेचे, चाहे इससे ज्यादा बेचे, चाहे इतना बेचे और चाहे इससे कम भी बेच सकते हैं, लेकिन हमारी प्राइस फिक्स रहेगी। इसीलिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ए आर बराबर एम आर निश्चित होता है, एक ही समांतर रेखा पर होता है। तो इस प्रकार से फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। आप ये देखिए ये पूर्णतया लोचदार है। उसके बाद इसकी अगली विशेषता आती है कि दीर्घकाल में फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्पादन के हिसाब से फर्म लाभ और हानि को प्राप्त होती है। जब दीर्घकाल होता है ऐसे में जब सामान्य लाभ प्राप्त कर रहा होता है, यानी सीमांत फर्म की अवस्था में कोई भी फर्म या कोई भी उद्योग लाभ को प्राप्त होता है। और स्पष्ट अगर हम करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब लॉन्ग टर्म होता है तब कोई फर्म एक सामान्य लाभ यानी ना हानि की स्थिति में होता है ना लाभ की, जिसको कहते हैं सामान्य लाभ की स्थिति में होता है, वो शून्य बिंदु कहलाता है, जिसको ऐसी फर्म को तब उसको सीमांत फर्म भी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी फर्म दीर्घकाल में जिस कीमत को फॉलो करती है उसमें अधिकतम लाभ कमाती है, वो उसको सामान्य लाभ या दीर्घकालीन लाभ कहा जाता है। तो इस तरह से हमने क्या जाना कि जहां उद्योग अपने डिमांड और सप्लाई यानी मांग और पूर्ति के संतुलन बिंदु पर कीमत को निर्धारण करता है, उसी प्रकार फर्म उस कीमत को स्वीकार करता है। इसीलिए कहा जाता है कि फर्म कीमत स्वीकारक होता है और उद्योग कीमत निर्धारक होता है। तो इस पूरे स्पष्टीकरण से समझ में आया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की जो चार मुख्य विशेषताएं हैं इस तरह से ये क्लियर होती है। अब हम आपको आगे बताएंगे कि ये फर्म क्या चीज है, ये फर्म का क्या योगदान है, ये फर्म क्या करती है और फर्म का संतुलन क्या है। अब हम ये जानते हैं कि फर्म कैसे निर्णय लेता है कि हमें कितना उत्पादन करना है। जैसा कि आपको पता है कि व्यापार में हर व्यापारी अधिकतम लाभ कमाने की चाहत रखता है। ऐसी स्थिति में हर फर्म भी चाहता है। अब चूंकि अनेकों फर्म एक उद्योग के अंतर्गत उसकी कीमत को स्वीकार कर रहे हैं और उसी के अनुसार उनको अधिकतम लाभ प्राप्त करना है, तो ऐसी परिस्थिति में फर्म कैसे निर्णय लेता है कि हमें कितना उत्पादन करना है। यही इसी चीज को स्पष्ट करना, इसी बात को फर्म कैसे स्वीकार करता है जानना ही फर्म का सिद्धांत है। यानी एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का सिद्धांत के अंतर्गत हमें ये जानना होगा कि कोई भी फर्म अधिकतम लाभ कमाने के लिए अपने उत्पादन को कैसे घटाती बढ़ाती है, ये कैसे निर्णय लेती है कि हमें कितना उत्पादन करना है और कितना हमको अधिकतम लाभ प्राप्त हो, जिस बिंदु पर उस पर उसे कार्य करना होता है। तो ऐसे में फर्म का सिद्धांत क्या कहता है
हम ये जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कोई फर्म उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत के आधार पर अपनी उत्पादन व बिक्री का कार्य करती है। फर्म अधिकतम लाभ अर्जित करने का प्रयत्न करती है। कोई फर्म केवल संतुलन की स्थिति में ही अधिकतम लाभ प्राप्त करता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी फर्म ना हानि सहेगा और ना अधिकतम लाभ अगर चाहेगा भी तो उसे अगर नहीं प्राप्त हो पाता तो कम से कम जहां उसको सामान्य लाभ मिल रहा है, जहां उसको संतुलन की अवस्था है, उस अवस्था पर ही अपना व्यापार करके अधिकतम लाभ प्राप्त करेगा। तो अब हम ये जानेंगे कि ये जो फर्म है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि फर्म केवल कीमत स्वीकारक होती है, अब वो मूल्य में वृद्धि नहीं कर सकती। अब ये जो अंतर आता है बच्चों उत्पादन में, ये उत्पादन की क्वालिटी है, उनकी कुशलता, उत्पादन करने की स्थिति, उसके साधन, अन्य बातों पर निर्भर करता है कि सब फर्मों की अलग अलग स्थितियां होंगी। यानी चूंकि उन प्रतियोगिता बाजार में अनेकों फर्म काम आती है, आ सकती है, जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में सबकी उत्पादन शक्ति भी भिन्न भिन्न हो सकती है। किसी को लाभ मिलता है, किसी को हानि मिलती है, उनके उत्पादन शक्ति के आधार पर कि उन्होंने कैसा वस्तु उत्पादित किया है, इत्यादि इत्यादि चीजों के आधार पर ही संतुलन की अवस्था जब जिस फर्म की आती है उसी फर्म पर वो अपना सामान्य लाभ या यूं कहें कि अधिकतम लाभ प्राप्त करता है। बच्चों इसको हम रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे ये रेखा चित्र है, वाई रेखा और एक्स रेखा। वाई रेखा पे हमने कीमत को दर्शाया है और बच्चों एक्स रेखा पे हमने उत्पादन को दर्शाया है। और आपको जैसे ही पता है, जैसा कि हमने मूल प्रतियोगिता के समय इसकी विशेषताओं को बताते समय आपको बताया था कि एक समांतर रेखा ARMR यानी एक ही रेखा समांतर रेखा पर औसत आगम और सीमांत आगम बराबर होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक मुख्य विशेषता होती है कि वो लाभी या सामान्य लाभ की स्थिति में तभी होता है जबकि उसकी सीमांत लागत उसकी AR रेखा को MR रेखा को नीचे से काटे। जब नीचे से काटे मतलब उसकी लागत कम हो और उसका AR ज्यादा हो यानी औसत आगम ज्यादा हो, ऐसी ही स्थिति में कोई फर्म या कोई उद्योग कोई भी लाभ की स्थिति में होगा। तो इस ग्राफ में या इस रेखा चित्र में बच्चों कोई पेंसिल की जरूरत नहीं है कि आप पेंसिल या स्केल के द्वारा आप कोई कार्य करें। आप फ्री हैंड में जैसे भी आप परीक्षा दे रहे हैं उसी से फ्री हैंड में आप रेखा खींच लें। इसमें कोई मापन नहीं होता कि आपने सीधी रेखा नहीं खींची, बस आपका आशय उससे इस ग्राफ से स्पष्ट होना चाहिए। तो फ्री हैंड से आप ग्राफ को बना सकते हैं। आपने सीधी रेखा खींची, उसको वाई दर्शाया, और आपने बड़ी रेखा खींची, उसको एक्स दर्शाया, से दिखाया। अब वाई अक्ष पे कीमत को हमने दिखाया यहाँ पे और इसी तरह से एक्स अक्ष पर हमने उत्पादन को दिखाया। और जैसा कि आपको पता है ये आगे का समानांतर होती, ना हम इसको ऊपर कर सकते हैं अभी और ना हम इसको नीचे कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में मांग उनकी लोचदार होती है, यानी किसी कीमत पर हमको वस्तुओं या कोई फर्म वस्तुओं को बेचता है। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए कि जब कीमत फिक्स है और मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत ARMR रेखा को नीचे से काट रही है, याद देखिए नीचे से काट रही है, यानी लागत कम है, सीमांत लागत कम है और इससे ऊंचा है आपका MR और AR। साथ ही औसत लागत जो है वो भी देखिए इसी बिंदु पर यानी ARMR रेखा पर औसत लागत भी ई बिंदु पर काट रही है। MC रेखा, AC रेखा, ARMR रेखा ई बिंदु पर एक दूसरे को सबको काट रहे हैं। तो ई बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जो दीर्घकालीन लाभ को दर्शाता है, यानी ई बिंदु संतुलन की अवस्था कहलाता है। हमारा विषय क्या है? स्थिति में फर्म का सिद्धांत, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। तो फर्म का सिद्धांत हमारा ये कहता है कि कोई भी फर्म
जो भी उद्योग कीमत को निर्धारित कर देती है उसी पर ही वस्तु को बेचता है और ऐसे में भी वो अधिकतम लाभ कमाना चाहता है। तो अधिकतम लाभ या सामान्य लाभ वो तभी कमाएगा जब उसकी एमसी रेखा यानी सीमांत लागत उसके ARMR रेखा को नीचे से काटे, या संक्षेप में बच्चों हम ये कह सकते हैं जहां MR बराबर MC होता है, यानी सीमांत लागत और सीमांत आगम दोनों बराबर हो, ऐसी स्थिति में कोई फर्म संतुलन की अवस्था कहलाता है। तो इस प्रकार से ई बिंदु संतुलन की अवस्था होगी, यही फर्म का सिद्धांत। इस प्रकार से कोई भी फर्म 3 स्थितियों का सामना करता है, जैसा A, B, C। अब यहां देखिए बच्चों, आप ए से रेखा यहाँ N पे है, N बिंदु पर है, यानी कि आगम ज्यादा है हमारा और लागत एवरेज लागत औसत लागत हमारा कम है, तो ये जो है लाभ की स्थिति में होता है। ठीक है, दूसरी स्थिति आप बी देखिए, इसमें AR और MR और MC ये देखिए सब एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये हो गई आपकी संतुलन की अवस्था। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखिए आप कि औसत लागत ऊपर चला गया और आगम नीचे ही लिखा, तो ये स्थिति जो है फर्म की हानि की स्थिति होती है। लेकिन कब, जब हमारी जो लागत है वो देखिए यहाँ उत्पादन लागत ज्यादा हुई, यहाँ संतुलन में है और यहाँ उत्पादन लागत कम हुई, तो ये 3 स्थितियां हमको प्राप्त हुई। इस प्रकार से कोई भी फर्म लाभ, हानि, संतुलन तीनों अवस्था से अपने उत्पादन के आधार पर प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने जाना कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म का सिद्धांत क्या कहता है या एक फर्म की संतुलन की अवस्था क्या होती है। और संक्षेप में अगर बोले तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पर एमसी रेखा और MR रेखा एक बिंदु पर हो यानी बराबर हो, तो ऐसे में फर्म लाभ, सामान्य लाभ कमाती है, अधिकतम लाभ कमाती है, यानी MC और MR दोनों बराबर हो तो वो संतुलन की अवस्था कहलाती है। इसी को कहते हैं फर्म का संतुलन। बच्चों, इतना तो हम लोगों ने जान लिया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, ठीक है। दूसरा है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का दूसरा प्रकार है जिसके अंतर्गत एकाधिकार बाजार आता है, अल्पाधिकार बाजार आता है, इत्यादि आता है। तो आज केवल चूंकि हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पढ़ रहे थे, तो हम आपसे प्रश्न करना चाहेंगे कि आप ये बताएं, क्या ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार संभव है, आपको दिखाई देता है? मेरे विचार से एक काल्पनिक बाजार है। वास्तव में जिस विशेषताओं को लेकर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की बात कही गई है, ऐसा बाजार नहीं दिखाई देता। फिर प्रश्न ये उठता है कि अगर ऐसा बाजार नहीं होता तो हम पढ़ते क्यों हैं? बच्चों, आपको बता दें कि ये एक ऐसा आदर्श बाजार है कि जिसका अगर हमको मार्ग मिल जाए, अगर इसका आधार मिल जाए, इस आधार पर हम बाजार को संगठित करें तो शायद हमारा व्यापार ज्यादा सफल हो सकता है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की संकल्पना हम लोग स्पष्ट करते हैं या पाठों में हमको मिलती है। अब अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश बोर्ड में प्रश्न आता है, ये सब मान लीजिए आपको मिटा है, ये हम आपको मिटा है, और बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आए कि ये जो निम्न रेखा दर्शाई गई है रेखा चित्र में, इसको नामांकित कीजिए। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप नाम देंगे, ये रेखा क्या है और ये रेखा क्या है। ठीक इसी प्रकार भी अगर मान लीजिए इस ग्राफ में या किसी भी ग्राफ में अगर ये मिटा दिया कि कौन सी रेखा क्या दर्शाती है और आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आप बताइए ये 3 रेखाओं का नाम, तो बच्चों ऐसे प्रश्न आते हैं। और अगर आपने ग्राफ बनाया है, अगर आपने फर्म का संतुलन पढ़ा है, अगर आपने पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ा है, तो ऐसे में आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से बहुत कम समय में कर लेंगे। तो आपको इस ग्राफ को बनाने का और कोई जरूरत नहीं, हमने जैसा कि आपको बताया कि आप स्केल लीजिए, पेंसिल लीजिए, कोई जरूरत नहीं है। जिस पेन से आप
उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं उसी पेन से आप फ्री हैंड से कीजिए, आप अपनी बात को स्पष्ट कीजिए। साथ ही खाली बनाना ही पर्याप्त नहीं होगा कि आपने केवल रेखा चित्र बना दिया। यदि क्वेश्चन आता है रेखा चित्र के माध्यम से पूर्ण प्रतियोगिता बाजार फर्म के संतुलन की स्थिति को दर्शाइए, तो मान लीजिए आपने तीनों ग्राफ दिखा दिए, तो इन तीनों ग्राफ को दिखाने के बाद, बनाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे एक ग्राफ में आपको बताना पड़ेगा कि वाई अक्ष पर हमने कीमत को दर्शाया है, एक्स अक्ष पर हमने उत्पादन की मात्रा को दर्शाया है, और इस तरह से एमसी रेखा नीचे से काट रही है, ए आर रेखा एम आर रेखा बराबर है, ये मांग वक्र रेखा है, और औसत रेखा ये पूरा जैसे जैसे आपने बनाया है, और वो रेखाएं क्या कहना चाहती हैं, क्या प्रूफ करना चाहती हैं, क्या प्रमाणित करना चाहती हैं, ये भी आपको शब्दों में लिखना होगा। इसी तरह से इस ग्राफ के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा, यानी जिसको कहते हैं स्पष्टीकरण देना, तब जाके आपके प्रश्न का उत्तर सॉल्व होगा। तो आज मैं आपको बता दूं कि आपका गृह कार्य कह लीजिए, या होमवर्क कह लीजिए, या अभ्यास कह लीजिए, या क्रियाविधि कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, आपका बच्चों मुख्य कार्य आज है घर जा करके और आप लोग अपने नोटबुक में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं इसका उत्तर लिखें, फिर फर्म के संतुलन की अवस्था क्या होती है उसे लिखें, उसको स्पष्ट करें, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों क्या है कि रेखा चित्र के माध्यम से फर्म के संतुलन को स्पष्ट कीजिए, इसका उत्तर आप लिखें। इस तरह से बच्चों आप इस पाठ को आसानी से जब आप लिख लेंगे तो आप आसानी से इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे, फिर परीक्षा में लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसी के साथ आशा है कि बच्चों आपको आज का पाठ यानी पूर्ण प्रतियोगिता में या पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का संतुलन का सिद्धांत आपको संक्षेप में समझ में आ गया होगा, और इसका अभ्यास अब आगे करिएगा। धन्यवाद।